Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year chapter 8, and today we are going to study the industrial application of chemical equilibrium. In this lecture we will study two application of chemical equilibrium, that is the synthesis of ammonia by Haber process and the preparation of sulfur trioxide. Let's start from the synthesis of ammonia by Haber's process. My dear student, Haber process के जरिए अमोनिया की synthesis. This process was first introduced by a German chemist Fritz Haber and it was applied in first time in 1933. ये बात आप MCQ के लिहाज से याद रख सकते हैं. मैंने क्या कहा कि ये जो प्रोसेस है Haber प्रोसेस, ये एक जर्मन केमिस्ट और उस जर्मन केमिस्ट का नाम है स्टूडेंट फ्रिट्ज हैबर. उसने ये जो अमोनिया सिंथेसिस का प्रोसेस सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस करवाया और उसी के नाम पे हम इसे हैबर प्रोसेस भी कहते हैं. और फर्स्ट टाइम ये जो प्रोसेस अप्लाई किया गया वो है 1933. हैबर प्रोसेस के जरिए हम अमोनिया कैसे प्रिपेयर करते हैं. देखें, मेरे पास ये रिएक्शन है N2 नाइट्रोजन, दिस वन इज अ गैस, प्लस H2 another गैस, हाइड्रोजन गैस, और रिवर्सिबल NH3, दिस वन इज आल्सो अ गैस, अमोनिया गैस. अब ना अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहां पे हम 3 मोल्स हाइड्रोजन के लेंगे अगेंस्ट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड वी गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -92.46 किलोजूल, not per mole, only kilojoule. My dear student, this was the reaction for the preparation of ammonia, for the synthesis of ammonia. दो रिएक्टेंट है इसमें, एक है नाइट्रोजन, एक है हाइड्रोजन. ये रिएक्टेंट कहां से आते हैं माय डियर स्टूडेंट? नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. हवा की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नाइट्रोजन को सेपरेट किया जाता है. और हाइड्रोजन कहां से आता है? हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीथेन. जब मीथेन का स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएंगे वी गेट हाइड्रोजन अलॉन्ग विद कार्बन मोनोऑक्साइड. तो ये बात याद रखनी है, ये आपसे एंटी टेस्ट या किसी एमसीक्यू टाइप को एग्जाम में पूछा जा सकता है. अमोनिया प्रिपरेशन के लिए नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर व्हाइल हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीथेन. जब मीथेन का स्टीम से रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन के साथ साथ आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ सकते हैं. दूसरी बात, ये जो अमोनिया है, अमोनिया बहुत वास्ट इसकी प्रोडक्शन होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत बड़े पैमाने पर. हमारी बुक के मुताबिक सालाना 110 मिलियन टन्स अमोनिया की प्रोडक्शन, ये बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होता है. और इसकी लार्ज स्केल प्रेपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, उसके लिए ये हैबर प्रोसेस से इस्तेमाल किया जाता है. माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ना चाहते हैं कि हम अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं. हम मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया उसको किन तरीकों से हासिल कर सकते हैं. हमारी ये सारा का सारी जो डिस्कशन है दैट बेस्ड अपॉन ली शैटलियर प्रिंसिपल. यानी आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, केसी के बारे में, उन सब की अब ये एप्लीकेशन आ गई. तो हम जानना क्या चाहते हैं कि वेज टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ अमोनिया, अमोनिया की यील्ड को हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, देयर आर 3 वेज टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया. पहला तरीका, नंबर 1, पहला है कॉन्टिन्यूअल withdrawal of ammonia. कॉन्टिन्यूअल, मुसलसल
मैं यूं कहूंगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल, बाकायदा वक्फों के बाद आपने मुसलसल अमोनिया को आपने विड्रॉल मीन रिमूवल, आपने रिएक्शन मिक्सचर में से अमोनिया को रिमूव करवाते जाना। एक दो बातें जरा ज़हन में बिठाना। जब आपके पास स्टूडेंट अमोनिया प्रिपेयर होता है ना, अमोनिया यानी आपने क्या किया, आपके पास है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ, आपके पास अमोनिया बना। दिस वन इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये मेरे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर आ गया। अब इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में यू हैव थ्री गैसेस, यू हैव द नाइट्रोजन, यू हैव द हाइड्रोजन एंड यू हैव द अमोनिया। ये तीन गैसेस है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से, इक्विलिब्रियम स्टेट में से, इनमें जो अमोनिया है, अमोनिया 35% बाय वॉल्यूम है, 35%, और ये जो दोनों गैसेस हैं दे आर 65% बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम में बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या, क्यों ये 35% क्यों? माय डियर स्टूडेंट, इस कंटेनर के अंदर तीन गैसेस हैं और इन तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स देख लें, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो टोटल आपके पास 6 मोल्स ऑफ 3 गैसेस। अब इन 6 मोल्स में से जो 4 मोल्स है वो रिएक्टेंट गैसेस के हैं और जो 2 मोल्स है वो अमोनिया के हैं। इसका मतलब है पूरी जो स्पेस है, जो पूरा वॉल्यूम है, उसमें 35% वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द अमोनिया, while the remaining 65% is occupied the reactant gases. This reaction is reversible. Both reactant and products are present. दोनों मौजूद है। अब आपने क्या करना है, आपने इस अमोनिया को बाकायदा वक्फों के बाद इसको विड्रॉ करना अकॉर्डिंग टू ली शटल प्रिंसिपल। अगर आप प्रोडक्ट इसकी कंसेंट्रेशन कम करेंगे, इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और मजीद रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते जाएंगे और यूं यील्ड ऑफ अमोनिया वो इंक्रीज करते जाएंगे। अब हाउ टू रिमूव द अमोनिया को हम कैसे रिमूव करवाएं? इसके लिए माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम ना इस मिक्सचर ऑफ गैसेस को कंडेंसर में से पास करवाते हैं। वो जो कंडेंसर है उसके अंदर कूलिंग पाइप्स होते हैं और कूलिंग पाइप की वजह से इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का टेम्परेचर कम हो जाता है। आप जानते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज -34 डिग्री सेंटीग्रेड, -33.7, -34 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसके अंदर टेम्परेचर -33-34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अमोनिया जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होकर ये बाकी दोनों जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, ये अभी गैसियस स्टेट में ही रहेंगी, जबकि अमोनिया कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और उस लिक्विड अमोनिया को मिक्सचर से सेपरेट कर दिया जाता है। दिस वन इज द विड्रॉल, दिस वन इज द रिमूवल ऑफ अमोनिया। अब जरा देखें, ये मेरे पास ना मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसको हम कंडेंसर में से पास करवाते हैं। कंडेंसर के अंदर ये कूलिंग पाइप्स हैं और इन कूलिंग पाइप्स की वजह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रिमेन इन द गैसियस स्टेट while the ammonia condenses into the liquid state and this liquid ammonia is separated. ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये दोबारा जो है ये रिएक्टेंट मिक्सचर उसमें शामिल होती जाती है और ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता। पहला तो ये आ गया कि वी वांट टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया बाय कंटिन्यूअल विड्रॉल ऑफ अमोनिया, आई मीन एट रेगुलर इंटरवल्स अमोनिया को विड्रॉ करते जाते। दूसरा, नंबर 2 पे दूसरा जो पॉइंट आप ज़हन में रखेंगे वो है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। माय डियर स्टूडेंट, जब हम ली शैटल प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं ना तो हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब आप इधर देखें, इधर है आपके पास नाइट्रोजन, ये गैस है, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये गैस है और ये आपके पास अमोनिया बन गया, ये भी गैस है। यू हैव अ गैसियस मिक्सचर। अब इस गैसियस मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, बराबर नहीं है। इसका मतलब है जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचेगा,
a change in pressure or volume definitely disturb the equilibrium position. वो कैसे? अब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देख लो, रिएक्टेंट के मोल्स 3 और 1 4, 4 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल्स। रिएक्टेंट के मोल्स प्रोडक्ट से ज्यादा हैं। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, आई मीन वॉल्यूम कम करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ चल पड़ेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड नंबर ऑफ मोल्स कम है, और फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि यील्ड ऑफ अमोनिया दैट विल बी इंक्रीज, ये बढ़ती जाएगी। तो दूसरा हमारे पास तरीका क्या आया? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया, मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, दैट इज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज करता है और रिएक्शन उस तरफ चल पड़ता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, और नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे कम है, अमोनिया साइड पे कम है, और यूं नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके मजीद अमोनिया बनाता जाता है। नंबर 3, तीसरा काम। नंबर 3 है स्टूडेंट, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। मैं दोबारा आपकी तवज्जो ली शैटर प्रिंसिपल की जो हमने डिस्कशन की थी, उसमें लास्ट हमारी डिस्कशन थी अफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन A+B रिवर्सिबल C+T, मैंने कहा था ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन जिनमें डेल्टा H नेगेटिव हो, आई मीन एक्सोथर्मिक हो, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन रिवर्स आएगा, और टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम टेम्परेचर कम करते हैं, जब टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड जाने का मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और प्रोडक्ट हमारे पास कौन है? अमोनिया। तो तीसरा काम क्या आया कि आप टेम्परेचर कम करें। माय डियर स्टूडेंट, ये 3 मुख्तलिफ वेज हैं जिनके जरिए यू कैन मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अब एक प्रॉब्लम आ गया। उस प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जरा देखें, अभी तक हमने क्या कहा है? अभी तक हमने कहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज के एरो नीचे का मतलब है कि हम डिक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, अमोनिया की जो यील्ड है, अमोनिया यील्ड वो इंक्रीज करेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हम चैप्टर 11 में जाके पढ़ेंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन स्पीडी होता जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी। अब यहां पे क्या आ रहा है? इसका मतलब यहां पे आ रहा है कि टेम्परेचर कम करेंगे यील्ड बढ़ेगी। अब हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कम करेंगे यील्ड बढ़ेगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये तो प्रॉब्लम आ गया। अभी मजीद इस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जरा देखना, मेरे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केसी। एक बार स्टूडेंट मैं आपको पहले भी कई दफा समझा चुका हूं, दोबारा फिर समझने। मैं आपसे कहता हूं कि केसी होता है, केसी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये आपने कंसंट्रेशन लेनी होती है एट इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर मैंने आपको समझाया था कि केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर किसी रिएक्शन की केसी ज्यादा होगी इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, और अगर केसी कम होती जाएगी इट मीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होती जाएगी। अब दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी थी कि केसी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो हमारा रिएक्शन है उसमें डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। आई मीन हमारे पास जो सिचुएशन है इसमें ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केसी कम होगी,
ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें क्या बताता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें बताता है कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी। मैं केसी को अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कह रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यही बात तो हम ऊपर करके आए। माय डियर स्टूडेंट, मेरी इस बात को, ये जो टेबल है, ये जो टेबल अब आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरी बात को मजीद मजबूत करता है। जरा देखिए, मेरे पास ये एक टेबल है। इस टेबल में ये इस साइड पे हमारे पास टेम्परेचर है। दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन। ये केल्विन में मैंने टेम्परेचर लिया। टेम्परेचर देख लो, 100 डिग्री, 200, 300, 400, 500, ये केल्विन में है। अब इस टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग आप केसी की वैल्यू देख ले। टेम्परेचर बढ़ रहा है, 200, 300, 400, 500 केल्विन टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन केसी की वैल्यू अगर आप देखेंगे वो कम हो रही है। केसी की वैल्यू पहले 10⁻15, फिर 10⁻8 कम हो रही है। और अगर आप नीचे आप देखेंगे 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, तो ये टेबल हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द केसी डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ता है, केसी कम होती है, और अगर केसी कम होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगी। या दूसरे अल्फाज में, अगर टेम्परेचर कम होगा, अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, it increase the concentration of product, I mean it will increase the yield of ammonia। यहां पे एक प्रॉब्लम आ गया, अभी भी वही प्रॉब्लम जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। टेम्परेचर कम करेंगे, यील्ड ऑफ अमोनिया बढ़ेगी, लेकिन रिएक्शन स्लो हो जाएगा। दिस वन इज, आज जो हमारी डिस्कशन है ना, इस पूरी डिस्कशन का जो महवर है, जो मरकज है, वो यही पॉइंट है। मैं मजीद एक बात करके फिर क्वेश्चन का आंसर देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, मैं आपके साथ एक ग्राफ शेयर करता हूं, और उस ग्राफ में हम इसी बात को देखना चाहते हैं। हम उस ग्राफ में क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया, इसका दो चीजों के साथ क्या ताल्लुक है? एक टेम्परेचर के साथ, दूसरा प्रेशर के साथ। मैं जानना क्या चाहता हूं? मैं जानना चाहता हूं, मैं इंडस्ट्रियल कंडीशन जानना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल कंडीशंस, मैं चाहता हूं कि टेम्परेचर और प्रेशर की कौन सी वैल्यू ली जाए जिस पर हमारे पास ऑप्टिमम अमोनिया हासिल हो सके। मैं इंडस्ट्रियल कंडीशन जानना चाहता हूं स्टूडेंट, मैं ऑप्टिमम कंडीशन जानना चाहता हूं। वो टेम्परेचर और प्रेशर की वो कौन सी कंडीशन है जिस पर मेरे पास मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया हासिल हो। जरा इस ग्राफ को देखिए। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को लेते हैं। 200 डिग्री सेंटीग्रेड में 200, 300, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, ये एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर आ गया। वाई एक्सिस पे वी हैव द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया, और इसमें आप देखें तो परसेंटेज यील्ड में मेरे पास ये 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 40 है, 50 है, 60 है। वाई एक्सिस पे हमारे पास परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया आ गया। मैं ना 5 मुख्तलिफ प्रेशर कंडीशन पर ग्राफ प्लॉट करता हूं। मैंने 100 पे, 300 पे, ये 600 पे, 1000 पे, ये मुख्तलिफ प्रेशर जो है उस पर मैंने ग्राफ प्लॉट किया। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस ग्राफ को देखें, एक चीज बहुत क्लियर है कि मेरे पास जो मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया हासिल हो रही है, जो तकरीबन 100 के करीब है, जो मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया हासिल हो रही है, वो एट हाई प्रेशर, 1000 एटमॉस्फेयर, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वेरी हाई प्रेशर और वेरी लो टेम्परेचर, इट गिव्स अस मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। लेकिन ये जो दो बातें हैं, हाई प्रेशर, लो, इस पर रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। यील्ड बढ़ जाती है, रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो फिर इंडस्ट्रियल कंडीशन क्या है? इंडस्ट्रियल कंडीशन ये है जो मैंने सर्कल लगाया है।
इस सर्कल पर जो प्रेशर आपके पास है वो 200 से 300 की रेंज में है, 200 से 300 की रेंज में, और इस पर आपके पास जो टेम्परेचर आ रहा है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में। दिस वन इज द इंडस्ट्रियल कंडीशन। मैंने दो बातें की, जरा देखना। मैंने आपसे कहा कि अगर आप मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया लेना चाहते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम यील्ड का मतलब है कि नियरली 100%, तो वो कहां पे होगी? वो वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, और वो प्रेशर कितना है? अबाउट 100 एटमॉस्फेयर, और लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना है? वो टेम्परेचर जो है वो राउंड अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैंने क्या कहा कि इस पर यील्ड मैक्सिमम होगी, लेकिन लो टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो, रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। एक मेरी बात को सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। एक ना जरा एक एवरीडे लाइफ से एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। मेरे पास एक साइड पे ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, बहुत ज्यादा ब्रिक्स पड़ी हुई हैं। मैं एक मजदूर को कहता हूं कि जनाब ये आपके पास रेडी है छोटी, वो हाथ वाली रेडी जो है हैंड कैरियर, आपने इन ब्रिक्स को, इन ईंटों को यहां से वहां तक छोड़ा है, ये उसकी जॉब है, ये उसका काम है। अब वो क्या करता है? वो मजदूर ये करता है कि वो ना बहुत सारी ब्रिक्स, ईंटें उस रेडी में भर लेता है, बहुत सारी। आप कह लें कि 100 से 110 तक। अब वो बहुत सारी ब्रिक्स होगी, ईंटें होंगी, अब वो उसको लेके दूसरी तरफ जा रहा है। अब वो स्लो चलेगा, स्लो। अब वो उधर छोड़ आएगा। अब हुआ क्या भला? उसने ब्रिक्स को यहां से यहां ले जाना, आप समझ ले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, तो उसने बहुत सारी ब्रिक्स तो दूसरी तरफ मुंतकिल कर दी, लेकिन स्लो गया। आई मीन रेट ऑफ रिएक्शन कम है, यील्ड ज्यादा है, लेकिन रिएक्शन क्या है? स्लो है। मैं उसे कहता हूं यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये इस तरह तुम स्लो काम कर रहे हो। वो गुस्से में आ गया। अब उसने क्या किया? उसने ना दोबारा गया, उसने 3-4 ब्रिक्स, ईंटें उसके ऊपर रखी और भाग के दूसरी तरफ लेके। अब क्या है? अब उसने एक से दूसरी तरफ 110 ब्रिक्स मुंतकिल नहीं की, यील्ड ज्यादा नहीं है। अब 4 से 5 ब्रिक्स उसने दी। पहले उसकी स्पीड स्लो थी, अब स्पीड क्या है? ज्यादा है। तो पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में यील्ड ज्यादा थी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो था। दूसरे वाले केस में यील्ड कम है, लेकिन आनियां जानियां ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। तो फिर क्या किया जाए? अब इसकी ना आपको ना बीच वाली जो सूरत हाल है ना उसको ले, यानी जिस पे यील्ड भी बेहतर हो और उसकी स्पीड भी अच्छी हो, रेट ऑफ रिएक्शन भी बेहतर हो और यील्ड भी अच्छी हो। दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम कंडीशन। अगर इस रिएक्शन के लिए हम ऑप्टिमम कंडीशन लें ना स्टूडेंट, तो ऑप्टिमम कंडीशंस में 3 बातें आप ध्यान में रखें। पहली बात, आप देख लें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपसे मैंने कहा कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट मैं आपको काम देता हूं कि आप इसको ना केल्विन में कन्वर्ट करें, तो कर लोगे। 400 में आप क्या करेंगे? 273 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास 673 केल्विन आ जाएगा। दूसरी बात, आप प्रेशर ले लें, द प्रेशर शुड बी 200 to 300 एटमॉस्फेयर। और अगर इस पर भी आप कहें कि रिएक्शन स्लो अभी भी उतना फास्ट नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप तीसरा काम कर लो, एंड दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट। तो जो आप कैटलिस्ट लेंगे माय डियर स्टूडेंट, वो आप ले लें पीसीज ऑफ आयरन क्रिस्टल, Fe क्रिस्टल्स embedded in a fused mixture of magnesium oxide, alumina and silica, SiO2। हम आमतौर पर वैसे ना ऊपर Fe लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है, आपने ना
मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और सिलिका लेकर इसको फ्यूज फॉर्म में ले आए, पिघली हुई हालत में ले आए, और उस फ्यूज मिक्सचर के ऊपर आप आयरन के क्रिस्टल जो है ना उनको लगाए, एंड इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, एंड यू नो कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. These are the optimum condition. This one is the temperature, this one is the pressure, and this one is the catalyst used. Student, हम आगे बढ़ते हैं. हमारे पास इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिकली अमोनिया क्या है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि दुनिया में सालाना 110, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, 110 मिलियन टन्स एनुअल प्रोडक्शन है अमोनिया की. अमोनिया इस्तेमाल कहां पे होता है? पहली बात, नियरली, ये बात याद रखनी है, नियरली 13% of total nitrogen fixation on earth, nitrogen fixation on earth, तो nearly 13% of total nitrogen fixation of earth is accomplished industrially by Haber process. तो हैबर प्रोसेस के जरिए जो अमोनिया है वो जितनी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसका 13% हम इस प्रोसेस से अकॉम्प्लिश करते हैं. नंबर 2, सेकंड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट 80%, स्टूडेंट, अबाउट 80% अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स. खाद्य. आप जानते हैं ना, a healthy soil generate, produce, grow healthy plants. जिस तरह हमें खुराक चाहिए, प्लांट्स को भी खुराक चाहिए फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. और उनकी खुराक क्या है? उनकी खुराक कुछ न्यूट्रिएंट्स है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. सेकंड ईयर चैप्टर 15 में जाके हम पढ़े. प्लांट ग्रोथ के लिए प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट को कार्बन चाहिए, प्लांट को फास्फोरस चाहिए, प्लांट को पोटेशियम चाहिए. अब ये जो मैंने न्यूट्रिएंट्स बोले हैं, ये प्लांट्स कहां से लेते हैं? जमीन से. और जमीन में कहां से आते हैं? जमीन में आपको फिर फर्टिलाइजर के जरिए प्रोवाइड करने पड़ते हैं. अब फर्टिलाइजर कई किस्म के हैं, आप पढ़ेंगे सेकंड ईयर में जाके. नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जो कि सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, और फिर वो सॉइल वही नाइट्रोजन प्लांट तक शिफ्ट करता है. हमारी बॉडी में प्रोटीन कहां से आती है? प्रोटीन हम पौधों से हासिल करते हैं. ठीक है, जानवरों के गोश्त से भी हम प्रोटीन हासिल करते हैं, लेकिन जो बड़ा सोर्स है प्रोटीन का वो प्लांट्स है. और प्लांट्स प्रोटीन में प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? अमाइनो एसिड्स. और अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन प्लांट कहां से लेता है? सॉइल से. अब सॉइल के बाद नाइट्रोजन कहां थे? वही नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, उसके जरिए, या जो आप फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं. इस तरह फास्फोटिक फर्टिलाइजर है, पोटाशियम फर्टिलाइजर है. अब ये जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं, आप जानते हैं, उसमें एक फर्टिलाइजर है अमोनिया. अमोनिया इटसेल्फ इज द फर्टिलाइजर. ये बजाते खुद एक खाद है. और साथ ही साथ अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, इन द सिंथेसिस ऑफ, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, एंड मेनी अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर. तो इसका मतलब है कि 80% जो अमोनिया की प्रेपरेशन होती है, वो 80% जो है दैट इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन, इन द फर्दर सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स. इसके साथ ही साथ अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव. ये जो एक्सप्लोसिव मटेरियल हैं, धमाका खेज मवाद हैं, ये रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान, माइनिंग के दौरान, ये जो हिली एरियाज है वहां से अगर सड़कें बनानी, सावधान, इस तरह माइनिंग के दौरान भी एक्सप्लोजन करनी पड़ती है, तो ये वहां पे यूज हो रहे हैं. एक और चीज, इस तरह हम ना डिफरेंट किस्म के जो नायलॉन हैं और अदर पॉलीमर एंड अदर पॉलीमर्स, इनकी प्रेपरेशन के लिए भी अमोनिया के साथ. माय डियर स्टूडेंट, मैंने सिर्फ वही चीजें लिखी हैं जो आपकी बुक के अंदर लिखी. इनके अलावा भी अमोनिया का बेतहाशा इस्तेमाल है हमारी एवरीडे लाइफ में. स्टूडेंट, जिस तरह हमने सिंथेसिस ऑफ अमोनिया को पढ़ा ना बाय हैबर प्रोसेस, बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड. आप ना सेकंड ईयर में जाके एक प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कॉन्टैक्ट
प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का बादशाह। व्हाई इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स? स्टूडेंट, तीन बातें नजर में रखना। नंबर एक, दुनिया में सबसे ज्यादा जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। सबसे ज्यादा दुनिया में जो केमिकल प्रोड्यूस होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर टू, सल्फ्यूरिक एसिड तकरीबन हर प्रोडक्ट उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इवन के एसिड्स को भी बनाना हो तो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड है, HCl है, इन सब की प्रेपरेशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। हमारी एवरीडे लाइफ में जितनी भी हम चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी प्रेपरेशन में किसी ना किसी स्टेज पर सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व होता है। और तीसरी बात, UNO के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, अगर आप किसी भी मुल्क की तरक्की, उसकी शरह को जानना चाहते हैं तो आप उस मुल्क में एनुअली सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन उसको मेजर कर लो। किसी भी मुल्क में एनुअली जितना ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उतना वो तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन के लिए हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टेप्स और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेपरेशन। और उस प्रेपरेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास है ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2, दिस वन इज अ गैस, प्लस O2, this one is also a gas, and we have 2SO3, this one is also a gas। ये वाला अगर मैं इसके डेल्टा H वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर बुक दैट इज -194 किलो जूल, दिस वन इज द रिएक्शन। अब इसमें भी आपने वही चीजें याद रखनी है, वही चीजें डिस्कस करनी है जो आपने हैबर प्रोसेस में पढ़ी। माय डियर स्टूडेंट, पहली बात आपने इसमें वो वेज to maximize yield of SO3, आप SO3 की yield को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए वही 3 तरीके आपके पास हैं जो मैंने उधर डिस्कस की। वही क्यों है माय डियर स्टूडेंट? इस रिएक्शन की नेचर भी वही है जो आपके अमोनिया में पड़ी। वहां पे भी अमोनिया राइट साइड पे, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड पे, यहां भी वही है। ये हमारे पास प्रोडक्ट, इसके 2 मोल्स, रिएक्टेंट इनके 3 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट NR 3 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट SO3 दैट इज 2 मोल्स। क्या मतलब? नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट से, और उधर भी ऐसा ही था। दिस वन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ अमोनिया दैट इज आल्सो द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो अप्रोच आपने उधर यूज की वही अप्रोच इधर यूज की। इधर भी आपने इंडस्ट्रियल कंडीशन को, ऑप्टिमम कंडीशन उनको याद रखना है, समझना। स्टूडेंट, ये मैं आप पे छोड़ूंगा, अगर आपको वो समझ आएगी हैबर प्रोसेस आप इसको आसानी से लर्न कर सके। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और